यस, हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग ख़त्म कर लिए थे। अब जो थ्योरी का जो सिलसिला जारी रखेंगे हम लोग, वो है मटेरियल चैप्टर का। तो पहले थोड़ा सा बेसिक बात समझ लेते हैं कि मटेरियल चैप्टर पढ़ना क्यों है अलग से। तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े। बेसिक कॉन्सेप्ट में मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस और बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ये सारा भी चीज़ पढ़े। पहले मटेरियल चैप्टर पढ़ना क्यों है, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। हम लोग क्यों पढ़ते हैं, मटेरियल चैप्टर क्यों पढ़नी है, सुनिए। तो जब टोटल कॉस्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, टोटल कॉस्ट के लिए तो क्या होता है, सुनिए। एक होता है मटेरियल कॉस्ट, एक होता है लेबर कॉस्ट और एक होता है अदर कॉस्ट, ठीक है। ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, ओके। हाँ सर, ओके। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, अदर कॉस्ट टोटल मिला लीजिए कितना होगा। तो ये होगा टोटल, मान लीजिए अगर 100% है, मान कर चलिए ऐसा 100 रुपीज़ है टोटल कितना है, 100 रुपीज़ है। तो मटेरियल उसमें से 60 रहता है और उसके बाद में 30 रुपीज़ रहता है क्या लेबर, और उसके बाद 10 रुपीज़ रहता है क्या अदर कॉस्ट। तो अगर ये 100 को कंट्रोल करना है, क्योंकि हम कॉस्ट अकाउंटिंग का जो फीचर्स पढ़े, कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पढ़ने का जो ऑब्जेक्टिव है, वो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव तो है, लेकिन उसमें से एक ऑब्जेक्टिव ये है टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का कॉस्ट को कंट्रोल करे क्या, मतलब कैसे किया जाएगा। अब ये है 100 रुपया है, ₹100 है, तो ये 100 कैसे आया, मटेरियल कॉस्ट आया, लेबर कॉस्ट आया एंड अदर कॉस्ट आया, ठीक है ना। हाँ सर, ठीक है। तो हम टोटल कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करें, उसके बाद फिर लेबर कॉस्ट कंट्रोल करेंगे, फिर अदर कॉस्ट को भी हम लोग धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे। तो मटेरियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्चा होता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल कॉस्ट को पहले कंट्रोल करेंगे। समझ में आया। तो इस कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें पूरा मटेरियल चैप्टर जो है वो सिखा देगा हमें कि हमें कंट्रोल कैसे करना है मटेरियल कॉस्ट। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग मटेरियल, देखिए आप लोग का नॉलेज में होना चाहिए मटेरियल किसे बोलते हैं। तो ये क्या है, ऑल कमोडिटीज़ है कंज्यूम इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो ये हो गया मटेरियल का कॉस्ट। नेक्स्ट आते हैं परचेज ऑफ मटेरियल। अब सुनिए, तो परचेज ऑफ मटेरियल जो परचेज होता है कैसे होता है, सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग होता है और एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग। दो टाइप का परचेजिंग है, सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग है और एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग। हाँ सर, सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग किसे बोलते हैं, सुनिए। एक इंडस्ट्री है, इसके डिफरेंट ब्रांचेस हैं, अलग अलग जगह पे बच्चे ब्रांचेस हैं, ठीक है। हाँ सर, तो यह है सेंटर और यह है ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4, फिर ब्रांच 5। तो कभी कभी सेंटर जो है सामान खरीदता है, रॉ मटेरियल खरीदता है, खरीदने के बाद उसका अपना अपना ब्रांच जहाँ भी है वहाँ ट्रांसफ़र करता है। अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का है मटेरियल परचेज करने का, और सेंटर अगर खरीदता है सारे ब्रांच के बिहाफ में, सारे ब्रांच के लिए सेंटर खरीदता है, तो उसे बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग सिस्टम। तो ये सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग सिस्टम में थोड़ा अच्छाई भी है और बुराई भी है। अच्छा क्या है कि वो एक साथ बहुत ज़्यादा मटेरियल खरीदता है, तो इसलिए उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। और डिसएडवांटेज क्या है, वो लोकल मार्केट से जो परचेज करना होता है, अगर ब्रांच होता तो वो अपना लोकल एरिया से, लोकल मार्केट से सामान खरीदता, तो वो लोकल मार्केट एंजॉय करता। लेकिन सेंट्रल परचेज करने की वजह से सेंटर जो है लोकल मार्केट को एंजॉय नहीं कर पाएगा, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई हो जाएगा, क्योंकि सेंटर जो है सामान खरीदेगा, रॉ मटेरियल खरीदेगा, खरीद के फिर कहाँ सेंड करेगा, अपना ब्रांच को सेंड करेगा। तो ब्रांच को जब सेंड करेगा तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो हाई हो जाएगा। समझ में आया बात। और उसके बाद जो लोडिंग अनलोडिंग में वेस्टेज ज़्यादा होगा, तो ऐसा है, डिस्काउंट तो मिल जाएगा, यह एक एडवांटेज है, लेकिन डिसएडवांटेज भी है। तो हम पढ़ रहे थे सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग सिस्टम। अगर सेंटर अगर खरीदता है रॉ मटेरियल और खरीद कर वो अपने ब्रांच को ट्रांसफ़र करता है, दिस सिस्टम को बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग सिस्टम। और डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग सिस्टम को किसे बोलते हैं, सेंटर जो है पावर देता है कहाँ, अपना ब्रांच मैनेजर को, ब्रांच का स्टोर मैनेजर को, ब्रांच का परचेज मैनेजर को क्या तो करता है, सेंटर जो है पावर देता है खरीदने के लिए क्या, मटेरियल, रॉ मटेरियल। तो फिर ब्रांच में जो स्टोर्स मैनेजर है या परचेज मैनेजर हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, अपना लोकल मार्केट से
अपना जो है रॉ मटेरियल खरीदते हैं, अथॉरिटी दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है खरीदने का, परचेजिंग पावर दिया जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो इसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग सिस्टम। और दोनों का फ़ायदा क्या है, दोनों का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, मैंने बता दिया आपको। सो ये रहा परचेज ऑफ मटेरियल, सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग, डिसेंट्रलाइज्ड परचेजिंग, एग्जाम में आ सकता है। अब आते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल परचेज होता है वो कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसीड्योर क्या है। देखिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू से बताऊंगा। चलिए यहीं पे आते हैं। आइए तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये है क्या, इंडस्ट्री। सुनिएगा ध्यान से, ये डायग्राम जो मैं अभी बता रहा आपको, समझा रहा, ये पूरा कॉस्टिंग में अप्लाई होगा। ये इंडस्ट्री है। जब कोई परचेज होता है उसका एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, उसे बोलते हैं स्टोरेज डिपार्टमेंट। क्या डिपार्टमेंट, सारे बच्चे बोले स्टोरेज डिपार्टमेंट। फिर स्टोरेज डिपार्टमेंट से क्या होता है, जब जब मटेरियल चाहिए तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है बोलता है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, स्टोरेज डिपार्टमेंट से। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद उसका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है वो फिर कहाँ चला जाता है, गोडाउन को चला जाता है। ठीक है, फिर गोडाउन से सेल होने के लिए बाहर जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। परचेज डिपार्टमेंट अलग से होता है, परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट अलग से होता है। जब रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा तब परचेज डिपार्टमेंट खरीदेगा। कैसे खरीदेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोई नया रॉ मटेरियल चाहिए, वो परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा कि मुझे इस स्पेसिफिकेशन का रॉ मटेरियल चाहिए और आप इतना दिन में खरीदें। क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो प्रोडक्शन मैनेजर हैं तो रॉ मटेरियल का डिटेल्स लिखकर एक रिक्वेस्ट लेटर किसको देंगे, परचेस मैनेजर को देंगे। कौन, प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर जो है रिक्वेस्ट लेटर लिखेंगे कि हमें रिक्वेस्ट लेटर ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर मटेरियल, मटेरियल का जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए एक लेटर लिखेंगे। क्या लेटर, रिक्वेस्ट लेटर लिखेंगे। तो रिक्वेस्ट लेटर लिखकर कहाँ, परचेज डिपार्टमेंट को देंगे। परचेज डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो फिर मटेरियल खरीदेंगे। या नहीं तो ऐसा भी होता है, जो स्टोरेज डिपार्टमेंट में जो मटेरियल रहता है आके जैसा ख़त्म हो जाएगा, स्टोरेज डिपार्टमेंट में अगर ख़त्म हो जाता है मटेरियल, ये फिर परचेज डिपार्टमेंट को बोलेंगे साहब स्टोरेज डिपार्टमेंट में मटेरियल ख़त्म हो रहा है और मिनिमम लेवल है, मिनिमम स्टॉक है अभी, तो आप प्लीज़ ऑर्डर, परचेज का ऑर्डर करें। तो कभी कभी क्या होता है, तो स्टोरेज डिपार्टमेंट जो है परचेज डिपार्टमेंट को बोलते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है परचेज डिपार्टमेंट, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है परचेज डिपार्टमेंट को भी बोलते हैं। तो होता क्या है, सुनिएगा ध्यान से। परचेज डिपार्टमेंट क्या करते हैं, एक मीटिंग करते हैं, मीटिंग, गोल टेबल मीटिंग बुलवाते हैं, गोल टेबल बैठक बैठाते हैं। तो मीटिंग में जो परचेज ऑफिसर लोग हैं, ये रहे परचेज ऑफिसर लोग, जो परचेज ऑफिसर लोग हैं वो बैठकर मीटिंग करते हैं। मीटिंग में क्या क्या बात का डिस्कशन करते हैं सुनिए। एक होता है क्वांटिटी, एक होता है क्वालिटी, एक होता है प्राइस, एक होता है प्लेस, एक होता है टाइम। हो गया, एक होता है सोर्स। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, प्लेस, टाइम, सोर्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन लोग, परचेज डिपार्टमेंट में जो परचेज ऑफिसर हैं वो लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। हाँ सर, ठीक है। तो जब इसके बारे में वो डिस्कस करेंगे तो ये सब क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। क्या, राइट, ये भी राइट होना चाहिए, ये भी राइट, ये सब सही होना चाहिए भाई। तो इसे बोलते हैं राइट क्वालिटी, राइट क्वालिटी, राइट प्राइस, राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट सोर्स। तो परचेज मैनेजर जो है, परचेज ऑफिसर जो हैं, 6R के बारे में डिस्कस करेंगे, 6 Rs। और इसे बोलते हैं साइंटिफिक परचेज सिस्टम। क्या बोलते हैं इसे, साइंटिफिक परचेज सिस्टम भी इसे बोलते हैं।
तो एग्जाम में अगर आएगा साइंटिफिक परचेज सिस्टम क्या है, वो 6R के बारे में लिखेंगे, राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, राइट प्राइस, राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट सोर्स के बारे में लिखेंगे आप। और 6R डायरेक्ट भी होता है। और एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, तो टू परचेज राइट क्वांटिटी ऑफ गुड्स, टू परचेज राइट क्वालिटी ऑफ गुड्स, टू परचेज एट राइट प्राइस, टू परचेज फ्रॉम राइट प्लेस, टू परचेज एट राइट टाइम, टू परचेज फ्रॉम टू परचेज फॉर राइट सोर्स, परचेज फ्रॉम राइट टू परचेज फ्रॉम राइट सोर्स। ठीक है, तो अगर एग्जाम देखिए, एग्जाम में कैसे कैसे सवाल आ सकता है, एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आ सकता है 6 आवर्स डिस्कस अबाउट द 6 आवर्स, तो 6 आवर्स डायरेक्ट लिखेंगे। एग्जाम में आएगा कि साइंटिफिक परचेज सिस्टम क्या है, 6R को साइंटिफिक परचेज सिस्टम बोलते हैं, ये राइट क्वांटिटी से लेकर राइट सोर्स तक लिखेंगे। एग्जाम में आएगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परचेज डिपार्टमेंट क्या है, तो लिखेंगे आप 2 लगाकर लिखेंगे, टू परचेज राइट क्वांटिटी, टू परचेज राइट क्वालिटी, टू परचेज एट राइट प्राइस, टू परचेज फॉर राइट प्लेस, टू परचेज एट राइट टाइम, टू परचेज फ्रॉम राइट सोर्स, ये लिखना है। हाँ, एग्जाम में अगर बड़ा शैतानी किए एग्जामिनर तो फिर ये भी सवाल हो सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स शुड बी कंसिडर एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जब परचेज करेंगे क्या क्या फैक्टर को कंसिडर किया जाएगा बाय परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट के द्वारा क्या क्या फैक्टर कंसिडर करेंगे, कौन लोग, परचेज डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं, परचेज ऑफिसर, वो लोग क्या क्या फैक्टर को कंसिडर करेंगे, कब, जब रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा। तो लिखेंगे क्वालिटी, सिर्फ इतना ही लिखेंगे, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, प्लेस, टाइम, सोर्स, ये सारा क्वेश्चन हो सकता है। ये कौन डिस्कस कर रहे हैं, परचेज ऑफिसर डिस्कस कर रहे हैं। सुनिए, तो सबसे पहले परचेज करने के लिए एक रिक्वेस्ट लेटर आएगा, किससे आ सकता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किससे हो सकता है रिक्वेस्ट लेटर, या नहीं तो फिर किससे हो सकता है, स्टोरेज डिपार्टमेंट से स्टोर मैनेजर जो है वो भी कर सकता है, स्टोर कीपर जो है वो भी परचेज का रिक्वेस्ट कर सकता है। किसको, परचेज मैनेजर को, परचेज ऑफिसर को। ठीक है, तो परचेज ऑफिसर क्या करेंगे, एक मीटिंग बुलाएंगे, मीटिंग में डिस्कस करेंगे 6 आवर्स के बारे में, इसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। डिस्कस करने के बाद वो लोग क्या करेंगे, फिर परचेज डिपार्टमेंट जो वो क्या करेगा, तो सप्लायर कौन कौन लोग हैं, हम जो अभी मटेरियल खरीदने वाले हैं इसका सप्लायर कौन कौन लोग हैं, कौन कौन ये मटेरियल सप्लाई करते हैं, उसे देखना होगा। सोर्सेस, ये सप्लायर को एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोरिंग द सोर्सेस ऑफ सप्लायर, एक्सप्लोरिंग करना है सोर्सेस ऑफ सप्लायर, कौन कौन सप्लायर्स हैं उसे आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, एक एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, एक कोटेशन उनको बोलेंगे, साहब हमको इतना मटेरियल चाहिए, इस जगह में चाहिए, तो इतना क्वांटिटी चाहिए, इस क्वालिटी का, इस क्वांटिटी का, इस प्लेस में चाहिए, तो कौन कौन दे सकते हैं, और उनका अपना कोटेशन भेजिए, अपना प्राइस दीजिए हमें, तो जिसका बेस्ट प्राइस होगा हम उसे सिलेक्ट करेंगे भाई, तो हम आपसे परचेज करेंगे फिर, तो जिसका बेस्ट प्राइस रहेगा। तो फिर क्या होगा, तो सप्लायर लोग जो हैं क्या करेंगे, कोटेशन प्रोवाइड करेंगे, कोटेशन रिसीव होगा। कोटेशन देखिए, पहला बता रहा हूँ, एक में हम लोग पहले क्या किए, परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट लेटर दिए, इसको बोलते हैं रिक्विजिशन ऑफ मटेरियल, क्या बोलते हैं, रिक्विजिशन ऑफ मटेरियल बोलते हैं। फिर उसके बाद 2 नंबर में क्या किए, 2 नंबर में एक्सप्लोरिंग द सोर्सेस ऑफ सप्लायर, एक्सप्लोरिंग द सोर्सेस ऑफ सप्लायर। उसके बाद 3 नंबर में कोटेशन दिए, टेंडर या कोटेशन, ठीक है, कोटेशन दिए या टेंडर प्रोवाइड किए। 4 नंबर में क्या करेंगे, सिलेक्ट करना है सप्लायर को, क्या करना है, सप्लायर को सिलेक्ट करना है, सप्लायर को सिलेक्ट करना है और उसे क्या करना है, ऑर्डर प्लेस कर देना है, क्या करना है, ऑर्डर प्लेस कर देना है। समझ में आया? 4 नंबर में क्या कर देना है, सिलेक्ट करना है, सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे और उसको ऑर्डर भी दे देंगे, भाई आप जो है मटेरियल हमें दो। उसके बाद में 5 नंबर में क्या करना है, फिर गुड्स रिसीव करना है। गुड्स रिसीव कौन करेगा बच्चों, गुड्स रिसीव कौन करेगा, गुड्स रिसीव कौन करेगा, सर स्टोरेज डिपार्टमेंट में गुड्स रिसीव होगा, गुड्स रिसीव होगा। और उसके बाद में 6 नंबर पे क्या होगा, चेक किया जाएगा, गुड्स खाली रिसीव हो जाएगा, चेक नहीं करना, भाई हमने जो ऑर्डर दिया था वही गुड्स है या अलग गुड्स है, जितना क्वांटिटी ऑर्डर दिया था उतना है या उससे कम है या उससे ज़्यादा है, तो चेक करना है, चेक करेंगे। और उसके बाद बिल पास करेंगे पेमेंट करने के लिए, बिल पास करना है किसके लिए, किस चीज़ के लिए, पेमेंट करने के लिए, क्या करने के लिए, पे करने के लिए। समझ में आया? तो ये हो गया क्या, प्रोसीजर ऑफ परचेस। समझ में आया? अब सुनिए यहाँ पर स्टोरेज डिपार्टमेंट जो है क्या करेगा, सप्लायर से, एक स्टोरेज डिपार्टमेंट जो है सप्लायर से क्या करेगा, गुड्स रिसीव कर लिया। गुड्स रिसीव करने के बाद कौन, स्टोर कीपर जो है, सुनिएगा बात ध्यान से, स्टोर कीपर जो है गुड्स रिसीव करने के बाद वो क्या करेगा, एक नोट बनाएगा, गुड्स रिसीव्ड
नोट बनाएगा। कितना कॉपी बनाएगा? 5 कॉपी बनाएगा सर। कितना कॉपी बनाएगा? याद रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है। हाउ मेनी रिसीव्ड, हाउ मेनी कॉपीज गुड्स रिसीव नोट नंबर शैल बी प्रिपेयर्ड? 5 कॉपीज। कितना कॉपी? बोलो रे, 5 कॉपीज। कितना कॉपी? 5 कॉपी। कितना? 5 कॉपी। एक अपने पास रखेगा, एक सेल्फ खुद रखेगा। दूसरा कॉपी जो है क्या करेगा? स्टोरेज डिपार्टमेंट जो है किसको भेजेगा? परचेज डिपार्टमेंट को भेज देगा। और एक तीसरा किसको भेजेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे देगा। 4 में क्या करेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे देगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट की पेमेंट करना है ना भाई, पेमेंट करना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे देगा, पेमेंट करना है। 5 में जो ट्रक में आया था गुड्स, उसी ट्रक का ड्राइवर को दे देगा, भाई तेरा सप्लायर को दे देना, ठीक है, हमने रिसीव कर लिया, सिग्नेचर करके दे देगा, वो अपना सप्लायर को दे देगा। समझ में आया बात? तेरा मालिक को दे देना, कि मालिक को समझ में आ जाए कि हमने इतना का गुड्स रिसीव किया है, इतना क्वांटिटी, इतना सारा गुड्स हमने रिसीव किया है, और ये है बात जो भी है। 5 कॉपी बनाएगा। समझ में आया? उसके बाद जो रिक्विजिशन ऑफ मटेरियल है, क्या है? रिक्विजिशन ऑफ मटेरियल, ये भी एक क्या है? नोट है। तो ये कितना कॉपी बनेगा? 3 कॉपी बनेगा। कौन बनाएगा? स्टोरेज कीपर बनाएगा, स्टोर कीपर बनाएगा, यानी तो परचेज, यानी तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाएगा। समझ में आया? कितना कॉपी बनेगा? 3 कॉपी बनेगा। याद रखेंगे। परचेज रिक्विजिशन स्लिप जो है वो कितना कॉपी बनेगा? 3 कॉपी बनेगा। गुड्स रिसीव नोट कितना कॉपी बनेगा? 5 कॉपी बनेगा। तो हमने अभी क्या पढ़ लिया? परचेज प्रोसीड्योर पढ़ लिया। परचेज प्रोसीड्योर में क्या था? पहला पॉइंट रिक्विजिशन ऑफ मटेरियल, दूसरा पॉइंट क्या था? एक्सप्लोरिंग द सोर्सेज ऑफ सप्लायर, तीसरा पॉइंट क्या था? सिलेक्शन ऑफ सप्लायर एंड प्लेसिंग द ऑर्डर। 4 में क्या था? जल्दी से बोलो, रिसीविंग द गुड्स। 5 में क्या था? फिर पासिंग द बिल एंड चेकिंग द गुड्स एंड पासिंग बिल फॉर पेमेंट। इतना सारा बात था। ये क्या था? प्रोसीड्योर ऑफ परचेज, प्रोसीड्योर ऑफ परचेज, परचेज करने का तरीका, परचेज करने का प्रोसेस। उसके बाद में हम लोग साइंटिफिक परचेज भी पढ़ लिए, ठीक है। आइए अब वहाँ पे नोट्स में, ठीक है, चलिए। हाँ सर, आइए। ये सारा बात जो मैंने बोला, ये सारा चीज़ यहाँ पे डिस्कशन हो रखा है। ओके सर। परचेज रिक्विजिशन, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर, परचेज ऑर्डर, रिसीट ऑफ मटेरियल, इंस्पेक्शन मतलब चेकिंग ऑफ मटेरियल, रिटर्न टू सप्लायर, अगर ख़राब डिफेक्टिव है तो रिटर्न कर लेंगे, फिर अप्रूवल ऑफ इनवॉइस होगा। चलो ख़त्म। नेक्स्ट आते हैं मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल किसे बोलते हैं? राइट टाइम पे राइट परचेज करना। जो 6R है वो अगर वो सही हो जाता है, उसको अगर हम लोग क्या करते हैं, उसका केयर लेते हैं, तो उसे बोलेंगे मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल का मतलब ये होता है कि राइट टाइम पे राइट मटेरियल खरीदना, राइट क्वांटिटी का मटेरियल खरीदना, राइट टाइम पे खरीदना, राइट प्राइस पे खरीदना। समझ में आया? तो ऐसा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल क्या है? मटेरियल कंट्रोल करने का ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए, नो ओवर स्टॉकिंग। नो ओवर स्टॉकिंग मतलब हमारे पास ज़्यादा स्टॉक ना रहे, इसलिए हम लोग मटेरियल कंट्रोल करेंगे, ठीक है। मिनिमम ऑफ वेस्टेज, हमारा वेस्टेज जो है कम हो। इकोनॉमिक इन परचेजिंग, सस्ता पे परचेज हो, कम प्राइस पे परचेज हो। नो अंडर स्टॉकिंग मतलब हमारे पास कम मटेरियल भी नहीं रहना चाहिए। अगर परचेज डिपार्टमेंट को ऑर्डर आ गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ऑर्डर आ गया कि 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, और हमारे पास जो रॉ मटेरियल हो 500 यूनिट का है, तो हमारा कस्टमर वापस चला जाएगा। अगर हम लोग मटेरियल कंट्रोल सही तरीके से कर लेंगे, ना हमारा ओवर स्टॉकिंग होगा, ना हमारा अंडर स्टॉकिंग होगा, हमारा मटेरियल ठीक रहेगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अबाउट मटेरियल। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट, मटेरियल कंट्रोल करने के लिए उसका क्या क्या टेक्निक्स है। एक हो गया लेवल सेटिंग, ठीक है। लेवल सेटिंग में हम लोग पढ़ते हैं मिनिमम लेवल, ये सारा फॉर्मूला है, सिर्फ फॉर्मूला देखकर जाएंगे। मिनिमम लेवल होता है, मैक्सिमम लेवल होता है, रीऑर्डर लेवल होता है, और उसके बाद में एवरेज लेवल होता है और डेंजर लेवल होता है। मिनिमम लेवल क्या होता है? पहले रीऑर्डर लेवल पढ़ते हैं। रीऑर्डर लेवल क्या होता है? मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड होता है रीऑर्डर लेवल। फिर उसके बाद आते हैं मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, रीऑर्डर लेवल माइनस ब्रैकेट स्टार्ट क्या होगा? एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। उसके बाद आते हैं मिनिमम लेवल खत्म हो, नेक्स्ट आता है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल क्या होगा? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को रीऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं, हम अभी पढ़ेंगे कुछ देर के बाद। अभी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर क्या है? मैक्सिमम लेवल में क्या है? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी का अलग नाम क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कभी कभी रीऑर्डर क्वांटिटी में यूज किया जाता है। हाँ सर, ओके। रीऑर्डर क्वांटिटी, सो रीऑर्डर क्वांटिटी क्या बोला था? मैक्सिमम लेवल इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस ब्रैकेट स्टार्ट मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड ब्रैकेट खत्म हो गया। ये होगा मैक्सिमम लेवल। एवरेज लेवल क्या हुआ? मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाई 2। डेंजर लेवल क्या है सर? एवरेज कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। समझ में आ गया? ये होता है क्या? लेवल सेटिंग का फॉर्मूला। सारा बात मैंने बोल दिया, ठीक है।
सो आ गए। चलो नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया डेंजर लेवल ही मैंने बोल दिया, एवरेज कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेस, ठीक है, ये भी हमने बात कर लिया। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिससे टोटल परचेज कॉस्ट मिनिमम होता है। मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी द क्वांटिटी एट विच द टोटल परचेज कॉस्ट विल बी मिनिमम। तो और उसके बाद और क्या लिखेंगे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी टू बी परचेज्ड एट ए वन टाइम। एक बार में जो आप परचेज करते हैं जितना क्वांटिटी, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक एक बार में जो क्वांटिटी परचेज किया जाता है उसे बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है, अगर उतना हम लोग परचेज करते हैं पूरा साल भर में, पूरा पीरियड में, तो हमारा क्या होता है, टोटल कॉस्ट जो परचेज का टोटल कॉस्ट जो है वो मिनिमम होता है। सुनिए बात ध्यान से, मुझे एक साल में मानकर चलो 1000 यूनिट परचेज करना है या 1000 केजी रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो मुझे फाइंड आउट करना है एक बार मैं कितना केजी खरीदूं, एक बार मैं वन टाइम में कितना खरीदूं जो मेरा टोटल कॉस्ट मिनिमम आएगा। इसका हम लोग एनालिसिस पूरा किए थे। देखिए अगर मैं एक बार में मानकर चलिए एक बार में मैं 100 खरीदूं, एक बार में कितना खरीदना है 100, एक बार में 100 खरीदना है मुझे, ठीक है। हाँ सर, तो अगर एक बार में 100 खरीदना है तो कितना बार मुझे ऑर्डर देना पड़ेगा? 10 टाइम्स ऑर्डर देना पड़ेगा। किस लिए सर? 1000 यूनिट्स खरीदने के लिए कितना टाइम्स ऑर्डर देना पड़ेगा? 10 टाइम्स ऑर्डर देना पड़ेगा। तो समझ में आया? तो वन टाइम में अगर 100 यूनिट खरीदते हैं तो 1000 केजी, सॉरी वन टाइम में अगर 100 केजी खरीदते हैं, 100 केजी खरीदते हैं, तो हमें कितना चाहिए? 1000 केजी चाहिए। 1000 केजी खरीदने के लिए कितना बार ऑर्डर देना पड़ेगा? 10 टाइम्स ऑर्डर देना पड़ेगा, 10 बार ऑर्डर देना पड़ेगा, सो दैट हमारा 1000 केजी आ जाएगा। यहाँ पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना है? 1000 है या 100 है? ये 100 है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। समझ में आया? तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे कितना है? ये 100 है। ये क्वांटिटी जिसको हम एक बार में ऑर्डर देते हैं उसे बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर 100 खरीदते हैं, एक बार में 100 यूनिट खरीदते हैं, 10 बार में 1000 यूनिट आ जाएगा और उसके बाद हमारा कॉस्ट भी कम होगा। इसका एनालिसिस किए थे, बहुत बच्चों को पता भी नहीं होगा ऐसा कैसे हो सकता है सर, एक बार में 1000 खरीद लेंगे तो शायद कम आएगा। ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में। तो उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में याद रखेंगे ध्यान से, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में याद रखना है आपको, ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू कैरिंग कॉस्ट होता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू कैरिंग कॉस्ट होता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट के बराबर होता है। कब? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में। समझ में आया बात? हाँ, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ये फॉर्मूला रहा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू CO/I का रूट ओवर। C का मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन, O का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, I का मतलब होता है इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट। क्या होता है? इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट होता है। ये होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कैरिंग कॉस्ट। क्या होता है? एक बार जो ऑर्डर देते हैं, कितना 100 केजी हमारा एग्जांपल में दिए थे, वो 100 केजी खरीदने में क्या क्या खर्चा हो सकता है, कैरी करके लाना में, 100 केजी कैरी करके लाना में क्या क्या खर्चा हो सकता है? स्टोरेज कॉस्ट हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो सकता है, होल्डिंग कॉस्ट हो सकता है, समझ में आया बात, इंटरेस्ट कॉस्ट हो सकता है। ये सारा कैरिंग कॉस्ट का एग्जाम्पल है, एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट, डिस्कस व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट, गिव एनी 2 और 3 एग्जाम्पल्स ऑफ कैरिंग कॉस्ट। समझ में आया? ये होता है। चलिए ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या? एक बार ऑर्डर देने में कितना खर्चा होता है, तो उसे बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक बार जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक बार ऑर्डर देने में कितना खर्चा होता है उसे बोलते हैं ऑर्डरिंग। एक बार ऑर्डर देने में कितना खर्चा होता है उसे बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या खर्चा होगा? इंटरनेट कॉस्ट है, पोस्टेज कॉस्ट है, टेलीग्राम कॉस्ट है, और उसके बाद में और क्या, परचेज ऑफिसर का जो परचेज मैनेजर है उसका कॉस्ट है, वो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट आते हैं, अभी क्या चल रहा है? टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। याद है आपको? एग्जाम में आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्कस अबाउट द टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। एग्जाम में आएगा, क्या आएगा? टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल आएगा एग्जाम में। टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, एक था पहला क्या था? लेवल सेटिंग। एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है। इकोनॉमिक ऑर्डर किसे बोलते हैं? एग्जाम में तो पक्का सवाल आएगा, याद रखिए, एग्जाम में पक्का सवाल आने वाला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी किसे बोलते हैं एंड हाउ टू कंप्यूट। तो ये फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूला के डिटेल्स लिखना है आपको। ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट जो है वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का पार्ट है, ये अलग से टेक्निक नहीं है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर ऑर्डरिंग कॉस्ट आता है, कैरिंग कॉस्ट आता है। समझ में आ गया बात? ये अलग नहीं है, ये अलग नहीं है। तो हम लोग अभी पढ़े दो टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल पढ़े। एक क्या पढ़े? एक पढ़े लेवल सेटिंग, दूसरा क्या पढ़े? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तीसरा भी ABC एनालिसिस
ABC एनालिसिस। ABC क्या एनालिसिस, एग्जाम में आएगा। ABC का फुल फॉर्म क्या है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। इन दिस केस मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। कितना कैटेगरीज, 1 2 3, 3 कैटेगरी में मटेरियल को डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी ऑफ मटेरियल को A बोला गया, A, दूसरा को B बोला गया, तीसरा को C बोला गया। A क्वांटिटी कितना, वैल्यू कितना, B क्वांटिटी कितना, वैल्यू कितना, C क्वांटिटी कितना, वैल्यू कितना। A में एक कैटेगरी ऑफ मटेरियल कंटेंट्स क्वांटिटी 20%, वैल्यू कंटेंट्स 70%। सुनिएगा ध्यान से बात को, क्वांटिटी कम है, वैल्यू ज़्यादा है A कैटेगरी ऑफ मटेरियल में। B कैटेगरी ऑफ मटेरियल में मॉडरेट टाइप का है, 20 है, 20 है, 20 है। समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद में 1 मिनट, ये कितना है, ये 10 है। क्वांटिटी कितना है, 10% है, वैल्यू कितना 70% हुआ। परसेंटेज, ये भी परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज। ए कैटेगरी ऑफ मटेरियल में क्वांटिटी कितना है 10%, वैल्यू कितना है 70%। बी कैटेगरी ऑफ मटेरियल में कितना है 20%, 20%। सी कैटेगरी ऑफ मटेरियल में 70% क्वांटिटी है, वैल्यू है 10%। समझ में आया, ये होता है। तो जो क्वांटिटी कम और उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उसको ए कैटेगरी में रखा गया। मॉडरेट टाइप का जो है वो बी में रखा गया, और जिसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, वैल्यू बहुत कम है, उसको सी कैटेगरी में मटेरियल रखा गया। सो एबीसी एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ मटेरियल कंट्रोल इन विच materials are divided into 3 categories, that is A and B and C. In case of A category of material, high value of material will be recorded, high value of material contents with low quantity, and in case of B category of material control, moderate quantity and moderate value will be recorded, and C category of material control, high value of quantity recorded with low value। हो गया, ये बात लिखना है आपको। चलिए, यहाँ पर भी दिया गया है, आई होप कि आपको समझ में आता है। वेट एनालिसिस, वाइटल, इसेंशियल, डिजायरेबल, ये भी टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल है। नेक्स्ट आते हैं, एग्जाम में आएगा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम में डिफरेंस क्या है। अलग भी आ सकता है। सुनिए 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 सुनिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, आप बेध्यान मत होइए। ये भी टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल है। 2 टेक्निक्स, मतलब हम लोग पहले क्या पढ़े, लेवल सेटिंग पढ़े, उसके बाद इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़े, उसके बाद एबीसी एनालिसिस पढ़े, एबीसी एनालिसिस पढ़े। देखिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर और क्या क्या पढ़े, ईओक्यू पढ़े। ईओक्यू में क्या है, 2C/I का रूट ओवर कैसे कैलकुलेट होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, वो भी पढ़े। उसके बाद में और क्या पढ़े, कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, वो भी पढ़े, उसका एग्जाम्पल भी पढ़े। उसके बाद सुनिए, एबीसी एनालिसिस में कैसे मटेरियल कंट्रोल किया जाता है 3 कैटेगरी में, A-B-C, ठीक है, वो भी पढ़े हम लोग। उसके बाद अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और भी मटेरियल कंट्रोल का टेक्निक। एक होता है पीरियडिक, एक होता है परपेचुअल। पीरियडिक मतलब तय है, तय है, तय है। पीरियड मतलब 1 साल में एक बार मटेरियल जो है काउंट किया जाएगा, चेक किया जाएगा, काउंट किया जाएगा, चेक किया जाएगा। लेकिन परपेचुअल मतलब कंटिन्यूअस, कंटिन्यू, बार बार, महीने में 1 बार, 2 महीने में 2 बार, 3 महीने में 3 बार। समझ में आया, 1 महीना में 1 बार, फिर दूसरा महीना में 1 बार, तीसरा महीना में 1 बार, ऐसा। समझ में आया बात, समझ में आया कि नहीं आया। तो एक होता है पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम और एक होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। सुनिए, पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम में साल में 1 बार चेक होगा, परपेचुअल में कंटिन्यूस चेक होगा। ज़्यादा खर्चा कहाँ पे होगा सर, कंटिन्यूस चेकिंग जहाँ पे है ना, वहाँ पे ज़्यादा खर्चा होगा। एक बार में, साल में 1 बार अगर चेक होगा स्टॉक, तो वहाँ कम खर्चा होगा। ज़्यादा गलत कहाँ पे होगा सर, ज़्यादा गलत होगा जो साल में 1 बार जो काउंट होता है, वहाँ पे गलत होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि साल में 1 बार बहुत ज़्यादा स्टॉक होगा, एक ही बार चेक हो रहा है, तो गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। जो कंटिन्यू चेक होता है उसमें कम गलत होगा। समझ में आया। अच्छा, उसके बाद ज़्यादा डिफ़िकल्ट कहाँ पे है सर, पीरियडिक में ज़्यादा डिफ़िकल्ट है सर। आसान कौन सा है, ईजी कौन सा है सर, परपेचुअल है सर। तो ये हुआ पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का डिस्टिंग्विश। एग्जाम में अलग भी आ सकता है, व्हाट इज पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम, व्हाट इज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, अलग से भी आ सकता है। एग्जाम में ये भी आ सकता है, डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ये भी आ सकता है। और इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आ सकता है, और यहाँ पे दिया गया है, आप पढ़ लेंगे। ये कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग सिस्टम को परपेचुअल ही बोलते हैं, ठीक है, परपेचुअल बोलते हैं, ठीक है, परपेचुअल उसका एडवांटेजेस, ठीक है। चलिए, ओके सर, ओके। पीरियडिक यहाँ पे दिया हुआ है 6 नंबर पे, और उसका डिस्टिंग्विश। चलिए, अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन बिन कार्ड एंड स्टोर्स लेजर। आते हैं डिफरेंस बिटवीन बिन कार्ड, ये एग्जाम में बार बार आता है, सारे बच्चों को पता रहता है। बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर में क्या डिफरेंस है, सुनिए। बिन कार्ड में सिर्फ क्वांटिटी मेंटेन किया जाता है। क्या मेंटेन किया जाता है, जो रॉ मैटेरियल हम लोग खरीदते हैं, स्टोर डिपार्टमेंट में रहता है, और वो इशू होता है कहाँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू होता है। रॉ मैटेरियल खरीदते हैं,
पानी पी लेता हूँ, रुको, पानी पी लो, फिर उसके बाद में आप भी पानी पीते रहिए। कंटिन्यू पढ़ेंगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, आपका वैसे ही दिमाग ख़राब है, एग्ज़ाम सब रहता है, तो आप बच्चे हो, आप भी पानी पीते रहिए, ठीक है, ओके। बैठ के पीना है। हाँ जी, चलिए, तो बिन कार्ड इंस्टॉलेजर का बात पढ़ रहे थे हम लोग, बिन कार्ड का बात पढ़ते हैं। बिन कार्ड क्या है? स्टोर डिपार्टमेंट लेज़र मेंटेन करता है, किसका? जो रॉ मटेरियल जो खरीदा जाता है उसका लेज़र मेंटेन किया जाता है। तो वो लेज़र दो टाइप का होता है, जिसमें क्वांटिटी सिर्फ मेंटेन किया जाता है, और एक मेंटेन होता है लेज़र जिसमें क्वांटिटी और उसका रेट और उसका वैल्यू तीनों मेंटेन किया जाता है। जिस पे सिर्फ क्वांटिटी मेंटेन किया जाता है और स्टोर कीपर जो मेंटेन करता है उसे बोलते हैं बिन कार्ड बोलते हैं। और जिस लेज़र पे क्वांटिटी, रेट और वैल्यू रिकॉर्ड होता है उसे बोलते हैं स्टोर्स लेज़र बोलते हैं। और वो जो मेंटेन होता है कहाँ पे? कॉस्टिंग डिपार्टमेंट पे मेंटेन होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट मेंटेन करता है। समझ में आया बात? हाँ सर, तो यहाँ पे सारा दिया हुआ है, देख लीजिए, ये बिन कार्ड और स्टोर्स लेज़र, इट इनसाइड द स्टोर, और ये होता है आउटसाइड द स्टोर। यानी कॉस्टिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, ये स्टोर डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, इसलिए स्टोर्स। ये कॉस्टिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है तो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट अलग है। ये क्वांटिटी रिकॉर्ड करता है, ये बोथ क्वांटिटी एंड वैल्यू रिकॉर्ड करता है, ठीक है। हाँ सर, और उसके बाद में ये स्टोर डिपार्टमेंट में स्टोर कीपर मेंटेन करता है, ये मेंटेन करता है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। और उसके बाद में ये एंटायर्स आर मेड बाय द स्टोर कीपर, ये स्टोर कीपर करता है, ये कॉस्ट क्लर्क करता है, यानी जो कॉस्ट अकाउंटेंट रहेगा वही करेगा। ये सोर्स फिजिकल इन्फॉर्मेशन स्टोर डिपार्टमेंट में, उसमें कितना स्टॉक है, कितना काउंट करके यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ता है। सोर्स फिजिकल इन्फॉर्मेशन मतलब फिजिकल स्टॉक कितना है वो चेक करके रिकॉर्ड करता है। और यहाँ पर बोथ फिजिकल एज वेल एज वैल्यू इन्फॉर्मेशन, समझ में आया? फिजिकल स्टॉक कितना है वो भी रिकॉर्ड करता है, उसका वैल्यू क्या है वो भी रिकॉर्ड करता है ये। तो ये सारा रहा स्टोर बिन कार्ड स्टोर लेजर्स का बात। नेक्स्ट, ये मेथड्स ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इशू। मटेरियल जो इशू होता है कहाँ? स्टोरेज डिपार्टमेंट से कहाँ इशू होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू होता है। याद रखिएगा ध्यान से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू होता है। कहाँ से इशू होता है? कौन इशू करता है? स्टोरेज डिपार्टमेंट जो है, स्टोर कीपर जो है इशू करता है। किसे स्टोर इशू करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू होता है उसका कुछ मेथड्स है। कौन सा प्राइस पे इशू होता है उसका कुछ मेथड्स है। वो मेथड क्या क्या? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, LIFO जिसको बोलते हैं, एवरेज मेथड है जिसमें सिंपल एवरेज है और वेटेड एवरेज है, ये दोनों है, और बेस स्टॉक है, और HIFO है, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भी है। तो FIFO मेथड कब यूज़ किया जाता है? देखिए, मैं प्रॉब्लम करते टाइम प्रॉब्लम जब समझाया था तभी बताया था बच्चे को। तो FIFO मेथड क्यों यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ होता है, यूज़ करने का कारण क्या है FIFO मेथड? देखिए, प्राइस अगर डिक्रीज कर रहा है, जब हम रॉ मेटेरियल खरीद रहे हैं, पहले जो खरीदे थे 20 पे खरीदे, उसके बाद मान लीजिए पहला डेट पे खरीदे 20 रुपया पर यूनिट, उसके बाद खरीदे 19, उसके बाद खरीदे 18, उसके बाद खरीदे 17, ऐसा। तो अगर ऐसा इस टाइप का हम लोग खरीदे हैं, प्राइस जो खरीदने का है वो डिक्रीज कर करके आया है, तो वहाँ पे उस सिचुएशन पे क्या यूज़ करना? FIFO मेथड यूज़ करना, फर्स्ट इन फर्स्ट मेथड यूज़ करना। अगर प्राइस इंक्रीजिंग में दिया होगा, प्राइस इंक्रीजिंग में अगर दिया होगा तो वहाँ पे क्या यूज़ करना? LIFO मेथड यूज़ करना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल एवरेज कब यूज़ करना है? अगर प्राइस का जो चेंज है वो ह्यूज डिफरेंस है, मतलब इंक्रीज डिक्रीज दोनों है, दोनों अगर है तो वहाँ पे फिर सिंपल एवरेज यूज़ करना। लेकिन जो प्राइस इंक्रीज भी किया और डिक्रीज भी किया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया, बहुत ज़्यादा डिक्रीज किया है, तो उस टाइम पे सिंपल एवरेज यूज़ करना। वेटेड एवरेज क्या? स्लाइटली अगर डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है प्राइस में, तो इंक्रीज किया है डिक्रीज किया दोनों क्या है, लेकिन ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुआ है, तो वहाँ पे वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करना है। बेस स्टॉक मेथड क्या होता है? एग्जाम में आ सकता है बेस स्टॉक, और इसे सेफ्टी स्टॉक भी बोलते हैं। आइए, और हाँ, FIFO देखिए यहाँ सब नोट्स में दिया गया है, FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है,
उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और लास्ट इन फर्स्ट आउट उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और सिंपल एवरेज तो अभी मैंने बता दिया, वेटेड एवरेज मैंने अभी बता दिया। हाँ, आइए बेस स्टॉक। बेस स्टॉक क्या होता है? तो बेस स्टॉक जो होता है उसे सेफ्टी स्टॉक बोलते हैं। मिनिमम स्टॉक फ्रॉम द फर्स्ट परचेज ऑफ मटेरियल शैल बी मेंटेन बाय द स्टोर कीपर फॉर इट्स इमरजेंसी पर्पज़। तो इसे बोलते हैं बेस स्टॉक यानी सेफ्टी स्टॉक लेवल। ठीक है, हाँ सर, ओके। ये हाईएस्ट ये वाला दरकार नहीं, ये भी दरकार नहीं है हमें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आइए मटेरियल लॉसेस। मटेरियल लॉसेस एक होता है वेस्टेज होता है, एक स्क्रैप होता है, एक होता है स्पॉइलेज और एक होता है डिफेक्टिव। ये होता है 4 टाइप ऑफ मटेरियल लॉसेस हैं। तो एग्ज़ाम में कोई एक अलग से भी आ सकता है, तो स्पॉइलेज आ सकता है या नहीं तो डिफेक्टिव आ सकता है, ऐसा नहीं तो फिर बोलेगा मटेरियल लॉसेस एंड इट्स क्लासिफिकेशन, तो फिर पूरा सब लिखना होगा। तो पहले पढ़ते हैं स्क्रैप। स्क्रैप क्या है? अगर कोई मटेरियल है और वो यूज हो चुका है और बाकी यूज हो नहीं सकता लेकिन वो अवेलेबल है, और यूज़ के बाद अगर कोई मटेरियल को हम पुराने भाव पे बेच देते हैं उसका एंड होने के बाद रिजल्ट, तो उसे बोलते हैं स्क्रैप। तो हम लोग अकाउंटिंग में भी पढ़े थे स्क्रैप बोल के नाम का, जैसे कि एसेट में डेप्रीसिएशन जो चार्ज करते हैं, तो जैसा एक एसेट होता है वो यूज़ होने का लायक अगर नहीं रहता उसे पुराने भाव में बेच सकते हैं किसी जो स्क्रैप वाला को, तो वो कुछ पैसा देता है तो उसे बोलते हैं स्क्रैप। सो मटेरियल में भी वैसा स्क्रैप भी होता है। स्क्रैप मतलब मटेरियल अगर ख़राब हो गया और वो यूज़ होने के लायक नहीं, उसे हम पुराने भाव में बेच सकते हैं मटेरियल को, तो उसे बोलते हैं स्क्रैप। और नेक्स्ट आता है डिफेक्टिव। डिफेक्टिव क्या है? जो इंडस्ट्री में फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है ड्यू टू केयरलेसनेस, मतलब केयर उसका नहीं किया जाता, वो क्या होता है ना, जो मटेरियल फिनिश हो चुका है, जो प्रोडक्ट फिनिश हो चुका है, वो कहीं ना कहीं डिफेक्ट हो जाता है। मतलब जैसे कि एक एलईडी है, एलईडी का अगर उसको केयर नहीं लिया गया, इसका कांच अगर फट गया तो इसे बोलते हैं डिफेक्टिव। पूरा एलईडी चेंज नहीं करना है, एलईडी को पूरा डैमेज नहीं हो गया, उसका सिर्फ डिस्प्ले जो है वही डैमेज हुआ है, तो सिर्फ क्या करना है, डिस्प्ले को चेंज कर देना है। इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री का बात बोल रहा है, अरे यहाँ का बात मत करो, नहीं, तो इंडस्ट्री में अगर कोई प्रोडक्ट बना है और वो उसका अगर डिस्प्ले अगर ख़राब हो गया या डिस्प्ले अगर फट गया या डिस्प्ले डिफेक्ट हो गया, तो सिर्फ जो चेंज करना है, रिप्लेस जो करना है, क्या पूरा टीवी रिप्लेस नहीं करना है, तो पूरा टीवी रिप्लेस करने का ज़रूरत नहीं, तो सिर्फ जो डिस्प्ले है उसको ठीक करना है, उसको रिप्लेस करना है, तो फिर वो नया प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर नए के भाव में बेचा जाएगा इंडस्ट्री में, तो इसे बोलते हैं डिफेक्टिव। समझ में आया? तो डिफेक्टिव में जो है यूजेबल है। देखिए वेस्ट, इसमें स्क्रैप में क्या था, यूज़ नहीं कर सकते और उसे पुराना भाव में बेचा जाएगा। डिफेक्टिव में क्या है, उसे यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ डिफेक्ट चीज़ को रिप्लेस करेंगे और उसे नया का जो रेट है उसी नया का रेट में ही बेचा जाएगा और उसका पुराना का रेट में बेचा नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट आते हैं वेस्टेज। वेस्ट, कोई अगर हम लोग इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनता है उसका वेस्ट भी अलग से निकलता है। जब वेस्ट अलग से निकलता है वो प्रोडक्ट हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं ना, तो जिसका यूज हो सकता है, वेस्टेज जो है उसे भी हम बहुत लेस प्राइस पे, बहुत कम प्राइस पे हम लोग बेच सकते हैं और वो पूरा हमारा जो है पूरा मतलब काम का नहीं है, बट फिर भी ज़रूरत है, उससे कुछ काम लोगों का हो सकता है, तो उसे क्या बोलेंगे, वेस्टेज बोलेंगे। तो यहाँ पर सारा चीज़ लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो वेस्टेज है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन होता है। वेस्टेज जो है ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन जो होता है, जैसे कि मान लीजिए ये पोडियम हो गया और ये चेयर टेबल जितने सारे बच्चे का है ये हो गया, तो मान लीजिए चेयर टेबल बनाने के लिए लकड़ी खरीद कर लाया गया, वुड खरीद कर लाया गया, वुड से क्या बना, या प्लाई खरीद कर लाया गया, प्लाई से जितना बनना था बन गया, बाकी ऐसा नहीं कि प्लाई पूरा कंप्लीट यूज़ हो जाता है, नहीं, उसका वेस्ट निकलता है, उससे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन उसे अलग किसी इस्तेमाल करने वाले को हम लोग बेच सकते हैं या वो जलाने के लिए यूज़ हो जाएगा, और उसके बाद बाकी अलग कोई सामान या अलग कोई मतलब इन्वेंशन के लिए कुछ यूज हो जाएगा, अलग कुछ डेकोरेट करने के लिए भी यूज हो सकता है, तो हम उन्हें बेच सकते हैं। समझ में, स्क्रैप वैल्यू में बेच सकते हैं। ये हो गया क्या, वेस्टेज। स्पॉइलेज क्या, जो रॉ मटेरियल पूरा ही ख़राब हो जाता है और वो बन नहीं सकता, जो रॉ मटेरियल हम लोग फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए मतलब यूज़ ही नहीं कर सकते उसे,
वो हो बन ही नहीं सकता, पूरा का पूरा डैमेज हो गया, पूरा का पूरा ख़राब हो गया और उसका रीवैल्यू भी नहीं हो सकता। मतलब उसे जैसा कि डिफेक्टिव में क्या हम लोग रिप्लेस कर लिए थे, लेकिन स्पॉइलेज में रिप्लेस भी नहीं कर सकते। और डिफेक्टिव में क्या नया रेट पे बेचा गया, वेस्टेज में भी कुछ बेचकर पैसा आ गया, स्क्रैप में भी कुछ बेचकर पैसा आ गया, लेकिन स्पॉइलेज में कोई पैसा नहीं आएगा, पूरा स्पॉइल हो गया। समझ में आया? तो ऐसा है। तो अब ये जो 4 टाइप का लॉसेस है मटेरियल का, एक हो गया स्पॉइलेज हो गया, एक हो गया डिफेक्टिव, और एक हो गया वेस्टेज, और एक हो गया स्क्रैप। ये 4 लॉसेस था। 4 लॉसेस के बारे में डिस्कस कर लिया हम लोग। ये 4 लॉसेस होने का कारण क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, नॉर्मल, एक होता है एबनॉर्मल। नॉर्मल हुआ तो सप्लीमेंट्री रेट में आप यही लिख देंगे, हर मान लो स्क्रैप आया, डिफेक्टिव आया एग्जाम में, डिफेक्टिव क्या है लिखेंगे, डिफेक्टिव और उसका रिप्लेसेबल है बोल के ये लिखना है, और उसके बाद में इसका रीसेल वैल्यू है बोल के ये भी लिखना है। ये 3 पॉइंट लिख दिया आपने। लिखने के बाद फिर लिखेंगे डिफेक्टिव मे बी अराइज ड्यू टू 2 रीजन्स, एक हो गया नॉर्मल, एक हो गया एबनॉर्मल। इफ डिफेक्टिव अराइज ड्यू टू नॉर्मल रीजन देन इट विल बी चार्ज्ड विथ प्रोडक्ट कॉस्ट विथ सप्लीमेंट्री रेट। आप यही बात लिखेंगे, इट विल बी चार्ज्ड विथ प्रोडक्ट कॉस्ट विथ सप्लीमेंट्री रेट, यही बात आपको लिखना है। If defective arise due to abnormal reason then it will be charged in costing profit and loss account, ये बात लिखेंगे आप। ठीक है, देखिए सब जगह पे वही है, नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज है तो क्या करना, एबनॉर्मल वेस्टेज है तो क्या करना। स्क्रैप में भी वही है, ठीक है, डिफेक्टिव में भी वही बात, फिर स्पॉइलेज, ये सारा बात है। स्पॉइलेज में वही देखिए, नॉर्मल स्पॉइलेज, एबनॉर्मल स्पॉइलेज। टाटा बाय बाय, ख़त्म कर लिया हम लोग मटेरियल चैप्टर, ख़त्म कर लिए। इसका नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग लेबर, फिर ओवरहेड, फिर आगे आगे चलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बात हो, आप हमको मैसेज कीजिए। कुछ भी पढ़ाई से हो, भद्रक में हो, कटक में हो, कोई भी जगह पे, सीए हो, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल, सीएमए इंटर, सीएमए फाउंडेशन, सीएमए फाइनल, जो भी है, +2 कॉमर्स, +3 कॉमर्स, सीबीएसई कॉमर्स, सीएचएसई कॉमर्स, जो ही बात है सबके लिए हेल्प करेगा सीपीआई कॉमर्स एंड प्रोफेशनल्स इंस्टीट्यूट एंड सीए शान सर। उसके बाद एम साई भवानी हैं, एम के मुकेश सर हैं, और उसके बाद में बाकी भी सर लोग हैं, वो सब आपको हेल्प करेंगे। ये सारे सब सीए फैटर्निटी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मुकेश सर चार्टर्ड अकाउंटेंट, और बाकी शाहनवाज सर वो सीए फाइनल में है, एम साई भवानी वो भी मतलब रेवेन्स यूनिवर्सिटी से पास आउट एंड सीए स्टूडेंट हैं वो भी। तो चलिए ठीक है, 9439855532। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। चलो बंद कर दो, हाँ बंद कर दो।